गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो सब? बढ़िया। चलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्यारा सा चैप्टर, ब्रांच अकाउंटिंग। जितना टेढ़ा मैंने इसको लिखा है वैसा ही टेढ़ा ये चैप्टर समझा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इजी लगेगा। ब्रांच अकाउंटिंग। मैंने सुबह आपके ग्रुप पर विप्रो का ईमेल शेयर किया था, तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो डेट्स पर, जो मीटिंग हुई है डिविडेंड के लिए वो मीटिंग हुई थी जनवरी 13 को। ठीक है, 13 जनवरी को मीटिंग हुई थी और हमें इंटीमेशन, शेयर होल्डर्स को इंटीमेशन मिला जनवरी 17। तो कल ये ईमेल रिसीव हुई शेयर होल्डर्स को। और जो रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट जो है वो है जनवरी 25, यानी कि अभी फ्यूचर में है ये डेट। तो हमने जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स पढ़ा था तब हमने देखा था डिबेंचर्स के केस में तो एक्स और कम की वैल्यू है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट। लेकिन शेयर्स के केस में हमने देखा था एक्स और कम नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड डिसाइडेड नहीं होता कि कितना डिविडेंड आपको मिलेगा। लेकिन अब जैसे ये केस है, तो आज 18 से लेकर अब 24 तक जितनी ट्रांजैक्शन विप्रो के शेयर की होगी, सेल या परचेज, यहाँ ये कॉन्सेप्ट अब आएगा एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड। क्योंकि इस समय मार्केट में बायर है विप्रो के शेयर का, क्योंकि उन्होंने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया 1 रुपी पर शेयर। तो अगर आपके पास 10,000 शेयर्स हैं तो 10,000 रुपये डिविडेंड जो है वो आपको मिल रहा है। तो मार्केट में बायर है, लेकिन सेलर इस समय नहीं है, क्योंकि सेलर क्या चाहेगा, मैं पहले 25 को डिविडेंड ले लेता हूँ, 26 को शेयर में सेल करूँगा। तो अगर इस दौरान सेल परचेज होगी तो एक्स और कम रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब डिविडेंड का अमाउंट डिसाइड हो चुका है। अदरवाइज़ हमारे क्वेश्चंस में डिविडेंड के साथ एक्स और कम नहीं रहता था। ठीक है, तो ये कुछ ज्ञान आपके लिए जिसे जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अब वापस आते हैं नए चैप्टर पर, ब्रांच अकाउंटिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक बार मैं आपको बुक में से रीड करवाती हूँ। आप चाहे बुक मत खोलो, आपके सामने डेफिनेशन। ब्रांच क्या है? ब्रांच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज any establishment carrying on either the same or substantially the same activity as that carried on by head office of the company. It must also be noted that the concept of a branch means existence of a head office, for there can be no branch without a head office. तो ब्रांच की डेफिनेशन सिंपल सी है। इट इज़ डिफाइंड एज एनी एस्टैब्लिशमेंट कैरिंग ऑन द सेम बिजनेस और सब्सटैंशियली द सेम बिजनेस। अब आपको नहीं पता अभी कि ये डेफिनेशन का क्या मतलब है। सपोज़ मैंने आपको बस इतना कहा MKG
कि एक ब्रांच है लंदन में, ठीक है। मैंने आपसे कहा MKG की एक ब्रांच है लंदन में। ये आपको नहीं पता था, ये आपको आज ही पता चला है कि MKG की एक ब्रांच है लंदन में। तो आप अंदाज़ा लगाओ ये ब्रांच क्या काम करती होगी। ये ब्रांच क्या करती है? CA कोचिंग देती है, CA फाउंडेशन और CA इंटर स्टूडेंट्स को। तो एज सच डेफिनेशन ब्रांच की क्या बनी? ब्रांच मतलब कोई भी ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो वही काम कर रही है जो हम कर रहे हैं। बचपन में कभी होमवर्क मिला था फैमिली ट्री बनाने का? बनाई थी सबने। तो आपकी फैमिली ट्री ऐसे आपने पहले ट्री बनाई, फिर आपने यहाँ पे लिखा होगा ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। फिर आपने क्या किया? फादर मदर, फिर ब्रदर सिस्टर। ये बेसिकली क्या हो रहा है? ट्री क्यों बोल रहे हैं इसको हम कि ब्रांचेस हैं ये। सबसे पहले ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर उनके बच्चे, ब्रांचेस। ब्रांच का मतलब इन अ वे हमारा हिस्सा, जिसको हम कह रहे हैं हमारी ही बिजनेस का एक हिस्सा है, इट इज़ अ ब्रांच। डिफाइन कैसे करें क्या होती है ब्रांच जो हमारे वाला काम ही कर रही है? तो एक इस्टेब्लिशमेंट हमने क्रिएट की लंदन में और उनको क्या कहा, आप भी कोचिंग दीजिए CA के स्टूडेंट्स को। एक इस्टेब्लिशमेंट सपोज हमने क्रिएट की जयपुर, हमने कहा आपको भी क्या करना है? CA स्टूडेंट्स को कोचिंग देनी है। तो वो वही काम कर रहे हैं जो हम उन्हें कह रहे हैं, हमारे जैसा ही काम कर रहे हैं। तो इस इस्टेब्लिशमेंट का नाम क्या हो गया है? ब्रांच। तो ब्रांच हमारी जयपुर में भी हो सकती है, ब्रांच हमारी मुंबई में भी हो सकती है, ब्रांच हमारी लंदन में भी हो सकती है। बहुत जल्दी हमारी बहुत सारी ब्रांचेस होंगी आपकी दुआओं से। तो ब्रांच हमारी कहीं भी हो सकती है। अब ब्रांच का मतलब, अगर MKG की ब्रांच है तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल कौन सा जाएगा? MKG का। जो दिल्ली में मटेरियल है वो ही जयपुर में होगा, तभी तो हम कहेंगे ब्रांच है। अगर आप अपना ही कोई मटेरियल ला रहे हो तो ब्रांच कैसे हुए आप? ब्रांच मतलब आप हमारा हिस्सा हो, तो जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही आप वहाँ पढ़ा रहे हो। अब जयपुर के अलावा मुंबई में भी हमारी ब्रांच है, बहुत फैला हुआ बिजनेस है, जगह जगह ब्रांचेस हैं। तो एक ज़रूरी चीज़ है, इनमें से, इन सारे इस्टेब्लिशमेंट में से किसी भी एक को क्या बना लो? हेड ऑफिस। एक तो सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जहाँ से सारी ब्रांचेस को गवर्न किया जाएगा। तो वो जो भी आप बनाओ, सपोज हमने कहा दिल्ली, दिल्ली वाली इस्टेब्लिशमेंट हमारी क्या बन गई है? हेड ऑफिस। तो ब्रांच हमारे वाला ही काम करेगी, मटेरियल हमारे वाला ही जाएगा, हमारे यहाँ से ही स्टडी मटेरियल जाएगा। तो हेड ऑफिस हमेशा ब्रांच को क्या भिजवाएगा? गुड्स। क्योंकि ब्रांच वही सामान सेल करेगी जो हेड ऑफिस सेल करता है, तो हेड ऑफिस ब्रांच को भिजवाएगा। अब जयपुर वाली जो हमारी ब्रांच है, सपोज ये भी CA स्टूडेंट्स को कोचिंग दे रहे हैं, फाउंडेशन और इंटर। मटेरियल दिल्ली से ही जाता है, जब ख़त्म होने वाला होता है ब्रांच हेड ऑफिस को इन्फॉर्म कर देती है, हेड ऑफिस सामान भिजवा देता है। अब सपोज इस ब्रांच ने कहा हम BCom की भी कोचिंग देंगे, क्या दे सकते हैं? हमने कहा आपकी मर्ज़ी, आप दीजिए, लेकिन हमारा CA कोचिंग
इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। एडिशनली अगर आप देना चाहते हो, आपको लग रहा है वहाँ मार्केट है, आप दे दो बीकॉम की कोचिंग। अग्री हो गया, जयपुर ब्रांच बीकॉम के स्टूडेंट्स को भी कोचिंग देगी। अब उसके लिए भी स्टडी मटेरियल चाहिए, तो उन्होंने हमसे कहा हेड ऑफिस से कि आप दे दो। तो हेड ऑफिस ने क्या कहा, हमारे पास तो है ही नहीं ये मटेरियल। तो हेड ऑफिस ने कहा कोई बात नहीं, बीकॉम वाला मटेरियल आप खरीद लेना। मतलब ब्रांच डायरेक्ट परचेज भी कर सकती है। तो ब्रांच मतलब कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो हमने खुद सेटअप किया है किसी और जगह पर, पर्पस था बिजनेस एक्सपेंशन, वो बिल्कुल वही काम कर रही है जो हेड ऑफिस कर रहा है। सामान सारा हेड ऑफिस से ही जा रहा है, लेकिन हाँ कभी कभार खुद सामान खरीदना पड़े, खरीद सकते हैं, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट परचेजेस। अच्छा, मानिए एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो ब्रांच भी हो सकती है, फ्रेंचाइजी भी हो सकती है। फ्रेंचाइजी और ब्रांच में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, ओनर डिफरेंट होते हैं, यस। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि फ्रेंचाइजी हमारा हिस्सा नहीं है। फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है, ऑलरेडी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, उन्होंने कहा हम आपके भी लेक्चर्स चलाएंगे, हमें आपकी फ्रेंचाइजी चाहिए। तो इसका मतलब क्या, हमें आपके लेक्चर्स चाहिए, हम अपने इंस्टीट्यूट में रन करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आप बताइए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा। तो मैं बोल वैसे PSR रही हूँ, वैसे प्रॉफिट नहीं होगा, फीस शेयरिंग रेशो होगा। सीधी सीधी बात है, आपके पास जितने स्टूडेंट्स आएंगे जो हमारा लेक्चर देखेंगे, उनकी फीस का एक हिस्सा हमें मिलेगा। तो सपोज फ्रेंचाइजी ओनर ने कहा 60-40, चलिए 60 आपका, 40 हमारा, जो भी फीस आएगी। हमने कहा डन, हमने लेक्चर्स भिजवा दिए, स्टूडेंट्स की डिटेल आ जाती है, साथ में हमारे पास हमारा शेयर आ जाता है। अब ये फ्रेंचाइजी कैसे चल रही है हमें नहीं पता, इनके क्या क्या खर्चे हो रहे हैं, क्या कैसे कैसे मैनेज करते हैं, ये सब हमें नहीं पता, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप रन करो, क्योंकि आप हमारा हिस्सा नहीं हो। तो हमें नहीं पता खर्चे, हम लेक्चर भिजवाते हैं, हाँ मटेरियल भी भिजवाएंगे, क्योंकि लेक्चर आपका है तो मटेरियल आपका होना चाहिए। सेंड किया हमने, हिस्सा लिया अपना, बात ख़त्म। लेकिन ब्रांच के साथ हम उसे खुद सेटअप करेंगे। जयपुर जाके पहले हम जगह देखेंगे कहाँ पर होगी MKG की ब्रांच, फिर वो ब्रांच स्टार्ट होगी, उसके सारे खर्चे कौन बियर करेगा, हेड ऑफिस। सारे खर्चे आप बियर करोगे, सारी इनकम भी आप ही के हाथ में आएगी। तो ब्रांच अलग है, फ्रेंचाइजी अलग है। अच्छा, ब्रांच और डिपार्टमेंट, ब्रांच तो आपका एक अलग एरिया जहाँ बिजनेस चल रहा है। डिपार्टमेंट तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, वो तो बिजनेस की डिविजन्स हैं। और ब्रांच वो इस्टेब्लिशमेंट जो सेम एक्टिविटी कर रही है। जयपुर वाली ब्रांच फॉर एग्जांपल जो बीकॉम भी पढ़ा रही है, उसको हम बोलेंगे सब्सटैंशियली सेम एक्टिविटी। 100% सेम नहीं है, वो बीकॉम भी दे रहे हैं, हम बीकॉम नहीं दे रहे, सब्सटैंशियल सेम है। सब्सटैंशियल मतलब इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है, CA की कोचिंग। तो जैसे हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, वो सेम चीज़ है कि सब्सटैंशियली एक्टिविटी आपकी सेम होनी चाहिए। तो हम इस चैप्टर में सीख क्या रहे हैं, हमने जयपुर में अपनी ब्रांच खोल दी, वहाँ पे हमने टीम एम्प्लॉय कर दी, उनको बता दिया लेक्चर सारे यहाँ से आएंगे, मटेरियल यहाँ से आएगा। वो तो हुआ गूगल ड्राइव लेक्चर्स,
फेस टू फेस के लिए आप खुद टीचर्स रखिए, आपने बैचेस रन कीजिए, कोई रिक्वायरमेंट है हमने बता दी, मटेरियल हमारा होगा, जो भी खर्चा होगा आप कीजिए, सारा खर्चा हम ही बियर करेंगे, जो इनकम होगी वो भी सारी इनकम हमारी होगी। तो हम ये देख रहे हैं इन ब्रांचेस की अकाउंटिंग कैसे होती है। तो अगर हमारी इंडिया में 10 ब्रांचेस हैं, इंडिया के बाहर 5 ब्रांचेस हैं, तो जो हेड ऑफिस होता है ना, वो इन सारी डिफरेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग कैसे करता है, इन सारे बिजनेसेस को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कितने टाइप की ब्रांच हो सकती है। तो ब्रांच जयपुर में भी हो सकती है, लंदन में भी हो सकती है, मतलब इनलैंड भी हो सकती है, जिस धरती पे हम हैं वहीं पर है, भारत के देश में, और आउटलैंड नहीं, फॉरेन, फॉरेन भी हो सकती है, इनलैंड भी हो सकती है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ब्रांच अकाउंटिंग आपने हेडिंग डाली है, उसके बाद हेडिंग में जो ब्रांच लिखा है उसको 2 में डिवाइड करते हैं। ब्रांच, branch can be inland branch or foreign branch. हमारे देश में जो ब्रांच है वो इनलैंड और हमारे देश के बाहर फॉरेन। इनलैंड ब्रांचेस को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ऐसे ही फॉरेन ब्रांचेस को। इनलैंड ब्रांच डिपेंडेंट and independent. डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, books of accounts are maintained by head office. तो HO मतलब head office, and independent branches separate set of books of accounts. फॉरेन ब्रांच 2 कैटेगरी, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, शॉर्ट में हम बोलेंगे IFO या EFO, एंड नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस। शॉर्ट में नीफो। उसके बाद डिपेंडेंट ब्रांचेस, इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा लेकर आएंगे, फर्दर किसी और हेड में हमें कुछ नहीं लिखना। डिपेंडेंट ब्रांचेस फर्दर 2 पार्ट, goods are sent at
कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस and goods are sent at wholesale price. फिर कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस फर्दर 3 कैटेगरीज। ये क्या हो रहा है मैम? ओवरव्यू लिख रहे हैं हम अकाउंटिंग का। गुड्स आर सेंट एट कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस फर्दर 3 कैटेगरीज, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, second debtors method, third final accounts method, and wholesale price में wholesale branch method। ये हमने शॉर्ट में लिखा है। इस चैप्टर में हमें बस इतना ही सीखना है, बस ज़्यादा तो हम सीखते ही नहीं। इतनी सी हमारी अकाउंटिंग है। सबसे पहले हमें बिजनेस एक्सपैंड करना है। हमने इंडिया में खूब सारी ब्रांचेस खोली, तो उसको क्या कहेंगे? इनलैंड ब्रांच। इंडिया में ब्रांचेस खोल खोल के हम थक गए और एक्सपैंड करना है। हमने कहा चलो बाहर चलेंगे, उसको क्या कहेंगे? फॉरेन ब्रांच। अब इंडिया में हमने जब ब्रांच खोली, सपोज जयपुर में, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, पूरे साल उन लोगों ने बहुत बच्चों को पढ़ाया, साल ख़त्म हो रहा है, क्या हम जानना चाहेंगे जयपुर ब्रांच से प्रॉफिट हुआ या नुकसान? डेफिनेटली। बिजनेस का तो ऑब्जेक्टिव ही क्या है? प्रॉफिट। तो हमें ये जानना है जयपुर ब्रांच से फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो जयपुर ब्रांच ने हेड ऑफिस से पूछा क्या हम अकाउंटिंग कर लें अपने ब्रांच की, पूरे साल की सारी ट्रांजैक्शन की? हेड ऑफिस ने कहा यस कर लो, कर लो, आप अपनी अकाउंटिंग कर लो, सारे अकाउंट्स बना लो, हमें लास्ट में कॉपी उसकी भेज देना। अगर हमने ये कहा तो ब्रांच, जयपुर ब्रांच को हमने क्या बनाया? इंडिपेंडेंट। सेकंड केस, हमने कहा आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, आप सिर्फ पूरे साल के खर्चे की डिटेल भेज दें हमारे पास और पूरे साल की फ़ीस रिसीट हमारे पास भेज दें। तो जयपुर ब्रांच ने कहा तो फिर अकाउंटिंग? हमने कहा हम खुद कर लेंगे, हम बना लेंगे अकाउंट्स, हम देख लेंगे आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, आपको कोई अकाउंटिंग नहीं करनी, आप सिर्फ हमारे पास डिटेल्स भेज दें। तो ये ब्रांच कैसी है? डिपेंडेंट ब्रांच। अब कौन सी ब्रांच डिपेंडेंट, कौन सी इंडिपेंडेंट? घर में आपने कहा मम्मा मैं अकाउंट सीख रहा हूँ, अब से घर का हिसाब मैं बनाया करूँगा। मम्मी ने कहा तू रहने दे, मैं अपने आप कर लूँगी, तेरा कोई खर्चा हो बता दियो, इनकम हो, वैसे तो होगी नहीं, हो तो बता दियो, तू रहने दे। बड़ा भाई, वो उसकी सीए हो चुकी है, उसने कहा अब से घर का अकाउंट मैं बनाऊँगा। मम्मी ने खुशी खुशी दे दिया, ले बना। क्यों? जो काबिल है
उसको बोलेंगे तू बना ले अकाउंट्स। जहाँ हमें लग रहा है नहीं नहीं अकाउंटिंग हम कर लेंगे, आप हमें ना सिर्फ डिटेल्स दे दो, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है हम अपनी बुक्स बेच दें ना, हम अपने हिसाब से बीकॉम को भी पढ़ा लेंगे, एलएलबी भी पढ़ा लेंगे, हम 11-12 भी पढ़ा लेंगे, हमारी मर्जी, हम इंडिपेंडेंट हैं। नहीं, इंडिपेंडेंट मतलब सिर्फ इतना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना लो। डिपेंडेंट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम बनाएंगे, बाकी सामान हमारा ही आएगा, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट ब्रांच हो आप। सामान हम ही भेजेंगे, रेगुलेट हम ही करेंगे। हाँ चलो आप अकाउंटिंग कर लेना। फॉरेन ब्रांचेस क्या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों हो सकती हैं या इंडिपेंडेंट ही होंगी? इंडिपेंडेंट ही होंगी। रीज़न? यस, डिफरेंट कंट्री डिफरेंट अकाउंटिंग। तो हम तो वैसे भी नहीं कर सकते उनकी अकाउंटिंग, तो वो तो इंडिपेंडेंट ही हैं, लेकिन उनको दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, ईफो एंड नीफो। दोनों की अकाउंटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, माइन्यूट डिफरेंस के साथ। लेकिन हम सबसे पहले फोकस करेंगे इनलैंड ब्रांच पे। इनलैंड में अगर आप इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट का मतलब हुआ रेगुलर अकाउंटिंग, जैसे अकाउंटिंग करते हो वैसे ही करोगे। लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हो, अगर आपके अकाउंट्स हम बना रहे हैं, तो हम क्या क्या ऑप्शन ले सकते हैं? हमारे पास इन टोटलिटी दो ऑप्शंस हैं। किस बेसिस पर? आपने जो ब्रांच के पास सामान सेंड किया वो किस प्राइस पे किया है? सीए फाउंडेशन थोड़ा थोड़ा याद है? कंसाइनमेंट अकाउंटिंग पढ़ी थी? हाँ, कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है, कॉस्ट पे भी हो सकता है, इनवॉइस पे भी हो सकता है। इनवॉइस प्राइस का मतलब था थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके मिनिमम प्राइस जिस पे कंसाइनर सामान बिकवाना चाहता था। बिल्कुल वैसे ही हम जब सामान ब्रांच के पास भेजेंगे, कॉस्ट पे भी भेज सकते हैं, इनवॉइस पे भी भेज सकते हैं, और यहाँ पर एक नया प्राइस, होलसेल प्राइस। एज सच नया नहीं है, हमें पता है ये। होलसेलर्स और रिटेलर्स, होलसेलर्स मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान सेल करते हैं। रिटेलर आप और मैं जाकर एक एक यूनिट, दो दो यूनिट हम खरीद के लाते हैं। जो भैया हमें ये सामान बेचते हैं वो है रिटेलर। प्राइस, होलसेल का प्राइस अलग होता है, रिटेल का प्राइस अलग होता है, क्योंकि वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है। तो अगर आपकी ब्रांच होलसेल ब्रांच है, आपकी ब्रांच होलसेल सामान बेचती है, तो आपका प्राइस क्या रहेगा? होलसेल प्राइस। तो आपने सामान कैसे भेजा, अकाउंटिंग उस पर डिपेंड करेगी। होलसेल प्राइस की अकाउंटिंग तो डिफरेंट है, होलसेल ब्रांच मेथड। लेकिन अगर आपने कॉस्ट पे भेजा या इनवॉइस पे भेजा, तो हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं: फाइनल अकाउंट्स मेथड, डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। स्टॉक एंड डेटर्स और डेटर्स एकदम स्ट्रेंजर है, पता नहीं इसमें क्या है। फाइनल अकाउंट्स मेथड बिल्कुल वही है जो हम समझते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या बनाना होता है? ट्रेडिंग और पी&एल। ट्रेडिंग और पी&एल बनाएंगे और प्रॉफिट निकाल लेंगे, जैसे अपने बिजनेस का निकालते थे, अब अपनी ब्रांच का निकालेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, जो ट्रेडिंग में आता था वही आएगा, जो पी&एल में आता था वही आएगा, हमारा ना आके ब्रांच का आएगा। ठीक है, तो जब आप छोटे बच्चे थे तो मम्मी कहती थी डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। हम भी अभी इन दोनों से कोई बात नहीं कर रहे,
हम किससे बात करेंगे? फाइनल अकाउंट्स मेथड से। इस मेथड को हम समझते हैं ये क्या है। समझने के बाद देखना आप कहोगे इसमें था ही क्या। ये तो हमने समझा हुआ है, वही ट्रेडिंग बनाना है, वही P&L। तो पहले एक एग्जांपल लिखते हैं, उसके थ्रू समझेंगे फाइनल अकाउंट्स मेथड। लिखिएगा शहनाज गिल लिमिटेड। शहनाज गिल लिमिटेड has a branch in Mumbai where goods are sent to Guru Randhawa at cost price। बस ये आपके चेहरे पे स्माइल देखने के लिए ही ये एग्जाम्पल में इस प्रकार के प्राणियों को लिया गया है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है किस प्राइस पे सामान भेजा गया, तो यहाँ प्राइस कौन सा है? कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट लाइन, ऑल एक्सपेंसेस, all expenses are paid by head office except petty cash। All the cash collected by branch is banked to head office on the same day। तो देखो ब्रांच के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है खर्चा कौन करेगा। तो खर्चा सारा का सारा यहाँ पर क्या लिखा है? हेड ऑफिस कर रहा है, एक्सेप्ट पेटी कैश। छोटा कोई खर्चा है तो ब्रांच तुम कर देना, बाकी खर्चा हम करेंगे। तो पेटी कैश खर्चा ब्रांच तुम खुद कर लेना, लेकिन पेटी कैश के लिए पैसे कौन देगा? हेड ऑफिस या तो अलग से भिजवाए या ब्रांच के पास जो फीस आ रही है, सेल से रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से ब्रांच कर दे। पेटी कैश मतलब छोटा खर्चा, बाकी सारे बड़े खर्चे हेड ऑफिस करेगा। जैसे आपके खर्चों के लिए हेड ऑफिस कौन है? मम्मी पापा। सारे बड़े बड़े खर्चे वो करेंगे। पेटी कैश, आपको एक टॉफ़ी खानी है, आपको एक कप चाय पीनी है, उसके लिए अलग से आपको थोड़े पैसे हमेशा वो दे के रखेंगे कि ये लो थोड़े पैसे हमेशा तुम्हारे पास होने चाहिए। तो मम्मा किस लिए? पेटी कैश। छोटे मोटे खर्चे तुम्हारे हर रोज़ के होते हैं, ये लो। मेन खर्चा मम्मी क्या बोलेंगी? मुझसे आके लेना। पापा क्या बोलेंगे? जब खर्चा होगा तो बता देना। फीस देनी है बता देना, रजिस्ट्रेशन करानी है ICI में बता दो, हमसे ले जाओ। तो हेड ऑफिस सारे खर्चे बियर करेगा। पेटी कैश ब्रांच को कहा आप देख लेना। अब ब्रांच के पास कैश आ रहा है, हेड ऑफिस क्या कह रहा है? सेम डे, हर रोज़ शाम को सारा कैश हमारे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। तो ऐसा भी होता है सेम डे। हाँ, डिपेंड करता है कितना क्रूशियल ट्रांजैक्शन है। जैसे बैंक्स जो हमारे होते हैं, सारे बैंक्स 4 o'clock बंद हो जाते हैं, लेकिन जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं
उनकी छुट्टी 4 बजे नहीं हो रही, 6 o'clock 7 o'clock, लेकिन पब्लिक के लिए बंद है 4 बजे। क्यों? नहीं नहीं, नॉट ओनली बुक्स, डेली के जो चेक्स हैं ये जाएंगे आरबीआई के क्लियरिंग हाउस, ये हर रोज़ का काम है। फिर आपका जो आपने पढ़ा होगा ना, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, 1%, ये डेली, एसएलआर डेली मेंटेन होता है, सीआरआर एवरी 15 डेज। तो ये बहुत सारे काम उनको डेली करने हैं, तो पब्लिक के लिए 4 बजे बंद। तो क्या ऐसा हो सकता है हेड ऑफिस कहे सेम डे दे दो? हाँ भी, हेड ऑफिस को लग रहा है कैश का मैटर है, आप सेम डे हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो कैश। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डिटेल्स हैं फुल ईयर ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस एट मुंबई ब्रांच। सबसे पहले ओपनिंग ब्रांच एसेट्स। तो ब्रांच का सिर्फ फर्स्ट ईयर जो होगा उस साल ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे, फिर तो अगले हर ईयर से ओपनिंग बैलेंसेस हमेशा होंगे। यहाँ हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का, स्टॉक, डेटर्स, एंड पेटी कैश। उसके बाद सेल्स, पूरे साल जो ब्रांच ने सेल्स की, फॉर कैश 45,000, फॉर क्रेडिट 25,000, रिटर्न्स 5,000। Then discount allowed, 1,000, bad debts 500, sundry expenses 5,000। सन्ड्री का मतलब जनरल एक्सपेंसेस, और ये सन्डरी होता है, सुंदरी नहीं होता, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। देन गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, इसको कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, गुड्स सेंट टू ब्रांच। एक ही मतलब है, हेड ऑफिस कहेगा गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच कहेगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। 30,000। एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंसेस, stock 60,000, debtors 9,800, petty cash 150।
calculate profit or loss of Mumbai branch by first final accounts method and second debtors method. तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम दो मेथड सीखेंगे, फाइनल अकाउंट्स और डेटर्स मेथड। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स। सिंपल सा मेथड है, हेड ऑफिस prepares trading and P&L account of branch. हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट निकालना। पहले जीपी निकालेंगे, फिर एनपी निकालेंगे, ट्रेडिंग और पी&एल बना के। ये है फाइनल अकाउंट्स मेथड। तो बनाते हैं पहले ट्रेडिंग और पी&एल का एक फॉर्मेट। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्योंकि ये हेड ऑफिस बना रहा है, ब्रांच नहीं, तो हेड ऑफिस का नाम शहनाज गिल लिमिटेड और हम बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पी&एल। ब्रांच अकाउंटिंग में भी ट्रेडिंग पी&एल में 4 कॉलम्स हैं, बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट की तरह। और कॉलम्स के नाम क्या हैं? वही पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बिल्कुल सेम, नो चेंज। सबसे पहले हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। कहाँ डालें? ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, हेडिंग में एक चीज़ और, ट्रेडिंग एंड पी&एल अकाउंट ऑफ मुंबई ब्रांच। ओपनिंग स्टॉक के बाद डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस। क्या डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस ट्रेडिंग में आता है? पी&एल में डेटर से रिलेटेड कुछ ट्रेडिंग में आता है। डेटर से रिलेटेड क्रेडिट सेल्स, बैड डेट्स, डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, सब आता है।
इसके लिए हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, क्या पता कोई मिसिंग फिगर हमें मिल जाए ट्रेडिंग और P&L में डालने के लिए। तो वर्किंग नोट में डेटर्स अकाउंट, और ओपनिंग बैलेंस पोस्ट कर देते हैं 12,600। उसके बाद हमारे पास है पेटी कैश। पेटी कैश एकदम कैश अकाउंट समझो, मतलब इट इज़ एन एसेट। तो क्या एसेट का बैलेंस ट्रेडिंग में जाएगा? लेकिन इससे रिलेटेड कुछ जा सकता है, वो होंगे पेटी एक्सपेंसेस। खर्चे ट्रेडिंग P&L में सारे जाएंगे, तो उसके लिए हम एक बार बना लेंगे पेटी कैश अकाउंट। कोई अमाउंट मिसिंग हो तो बाद में वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सेकेंड वर्किंग नोट पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश में पोस्ट करेंगे पहले ओपनिंग बैलेंस। एसेट है ये हमारा, इसलिए डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस 200। उसके बाद सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, रिटर्न्स। सेल्स हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बाय सेल्स। क्या ट्रेडिंग अकाउंट कोई अलग तरीके से बनेगा? नहीं, तो जैसे बनता है वैसे ही बनेगा, जैसे हमारा बन रहा था वैसी ब्रांच का बनेगा, बिल्कुल सेम। तो बाय सेल्स कैश क्रेडिट माइनस रिटर्न। इसी के साथ डेटर्स में भी पोस्ट कर देते हैं क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स की जर्नल एंट्री डेटर्स टू सेल्स, तो यहाँ पर टू सेल्स 25। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड P&L और डेटर्स में भी जाएगा, और बैड डेट P&L और डेटर्स दोनों में पोस्ट कर देते हैं। बाय डिस्काउंट हाँ, सेल्स रिटर्न भी जाएंगी, यस। तो सारे अमाउंट्स डेटर में डाल दिए हैं हमने। P&L में भी पोस्ट कर देते हैं डिस्काउंट और बैड डेट।
उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये जाएंगे सीधा P&L टू जनरल एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंस पेटी कैश से नहीं जाएगा, ये तो ब्रांच पैसे हेड ऑफिस से लेकर खर्चा करेगा, तो पेटी कैश में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। नेक्स्ट इज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो देखो नॉर्मल बिजनेस में 2 परचेजेस होती हैं, कंसाइनमेंट में 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट था, ऐसी ब्रांच में 2 गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। तो परचेज की जगह 2 गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। यहाँ पे परचेजेस हो सकते हैं, हमारे इस क्वेश्चन में तो नहीं है, हो सकते हैं। ये कौन से परचेज होंगे? जो हमने ब्रांच को अलाउ किया है डायरेक्टली ख़रीद लीजिए। जैसे अगर वो कह रहे हैं हम बीकॉम भी पढ़ाएंगे, तो हमने कहा हम तो पढ़ाते नहीं हैं, हमारे पास मटेरियल नहीं है, आप कोई बात नहीं मार्केट से ख़रीद लो। तो क्योंकि वो मेन बिजनेस होगा, वही मटेरियल बच्चों को दे रहे हैं, तो वो गुड्स हो गए मेन, तो इसलिए वो परचेजेस का हिस्सा बनकर यहाँ आएंगे। उसके बाद फिर क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग पेटी कैश, वर्किंग नोट। क्वेश्चन से इन्फॉर्मेशन हमने सारी ले ली है। डेटर्स अकाउंट देखते हैं मैच हो रहा है या नहीं, नहीं हो रहा। बैलेंस आ रहा है कितना? 21,300। सोचने वाली बात यह है कि मिसिंग क्या है यहाँ, कैश मिसिंग है। बड़ी चीज़ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो बाय बैंक, क्योंकि सब कुछ बैंक टू हेड ऑफिस हो रहा है ना, तो बाय बैंक ही डाल देते हैं सीधा। 21,300 हमारी बैलेंसिंग फिगर। फाइनल अकाउंट्स मेथड में अभी इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हम ट्रेडिंग या P&L में नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमें कंफर्म हो गया और कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। अब देखिए पेटी कैश। मम्मी ने आपको सुबह दिए थे 200 रुपये, शाम को मम्मी ने पूछा कितने बचे हैं पैसे, आपने कहा 150। मम्मी ने कहा 50 रुपये कहाँ गए, खर्च हो गए। मम्मी ने कहा कहाँ खर्च हो गए, आपने कहा यार अब डिटेल विटेल मत मांगो, मैं 50 रुपये की डिटेल दूँ आपको, कहाँ खर्च हो गए। बस छोटे मोटे खर्चों में खर्च हो गए, 50 रुपये खर्च हो गए, पेटी एक्सपेंसेस। अब ये छोटा मोटा खर्चा, पता नहीं छोटा मोटा क्यों बोलते हैं, छोटा है मोटा कहाँ है, छोटा खर्चा है ये 50 रुपये। ये छोटा खर्चा P&L में जाएगा कि नहीं? हाँ, P&L ने कहा
मैं कोई भेदभाव नहीं करता, छोटे बड़े सब खर्चे मेरे अंदर आएंगे। 2 पेटी एक्सपेंसेस। रेफरेंस वर्किंग नोट का 50 रुपीज़। तो हमने यहाँ पे पेटी एक्सपेंसेस की 2 जर्नल एंट्रीज बनाई हैं। बताओ क्या क्या। लेजर अकाउंट देखकर जर्नल एंट्री बनाओ। पेटी एक्सपेंस टू पेटी कैश। सेकंड, P&L टू पेटी एक्सपेंस। किसी भी चीज़ की जर्नल एंट्री ऐसी बनती है, मान लो सैलरीज की बनानी हो, सैलरीज टू बैंक, P&L टू सैलरी। कोई भी खर्चा हो ऐसी बनेगी, वो यहाँ पे किया। बस पेटी एक्सपेंस टू कैश ना आके टू पेटी कैश एंड P&L टू पेटी एक्सपेंस। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ग्रॉस प्रॉफिट ब्रांच का निकल जाएगा? यस, 20,000, 25। $18,450। ख़त्म हो गया फाइनल अकाउंट्स मेथड। आपके दिल से आ रहा है कुछ तो होना चाहिए, ये क्या बात है, ऐसे कैसे ख़त्म हो जाएगा? पर ये मेथड तो इतना ही है, और हमने इतने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं अपनी क्लासेस में, बना बना के थक गए हैं हम। अब हमारे लिए फाइनल अकाउंट्स मेथड कुछ नहीं है, इजी सा मेथड ख़त्म। बताइए कोई डाउट? बिल्कुल सेम है। अगले मेथड पे आते हैं, डेटर्स मेथड। In this method, branch is treated या considered as a debtor of head office. And branch account is prepared to calculate profit or loss. हमारे पास 3 मेथड के ऑप्शंस हैं। जब भी सामान किस प्राइस पे जा रहा है, ईदर एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। 3 मेथड्स के ऑप्शंस हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देयर इज़ नो ऑप्शन, मेथड हमेशा मेंशन होगा। जो मेथड होगा उससे बनाएंगे। 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के क्वेश्चन में तीनों मेथड्स मेंशन होते हैं, तीनों से आपको अकाउंट्स बनाने हैं। अब हम किसी भी मेथड से बनाएं, ब्रांच का प्रॉफिट सेम आएगा या अलग? सेम ही आएगा ना। ब्रांच तो प्रॉफिट उतना ही कमाएगी, चाहे वो फाइनल अकाउंट से अकाउंटिंग करी हमने, चाहे डेटर्स मेथड से की। अब डेटर्स मेथड अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है।
सबसे पहले मैं एक आपको झलक दिखाती हूँ। हमें इस मेथड में एक ही अकाउंट बनाना है, उसका नाम क्या है, ब्रांच अकाउंट। एक ही अकाउंट बना के हम सीधा कैलकुलेट करेंगे 18,450। अब वो सिंगल अकाउंट कैसे बनेगा, पहले एक बार फॉर्मेट देखते हैं। सामने स्क्रीन पर ही आ रहा है आपके पास, चाहो तो बुक में देख लो, सामने देख लो, नहीं तो देखो इसमें ना हम क्या क्या दिखाते हैं ब्रांच अकाउंट में। स्टार्ट करेंगे हम ओपनिंग बैलेंसेस से। ब्रांच है हमारी, उसके पास एसेट्स भी हैं। ओपनिंग सारा डेबिट साइड, क्लोजिंग सारा का सारा क्रेडिट साइड। अब जिन भी अकाउंट का आपने ओपनिंग क्लोजिंग लिख दिया, आगे फर्दर उससे रिलेटेड यहाँ कुछ नहीं आता। मतलब मान लो हमने डेटर्स लिखे ओपनिंग और क्लोजिंग, ये आ गए। अब इस ब्रांच अकाउंट में डिस्काउंट नहीं आएगा, बैड डेट्स नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें ओपनिंग क्लोजिंग से ही एडजस्ट हो जाएंगी, फर्दर डिटेल्स नहीं आएंगी। पेटी कैश ओपनिंग, पेटी कैश क्लोजिंग, फर्दर डिटेल्स नहीं आएंगी। ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, तो उसके बाद फिर बचा क्या, बचा हमारे पास सेकंड मेन थिंग, गुड्स सेंट टू ब्रांच। इसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न। ब्रांच ने कोई सामान हेड ऑफिस को वापस रिटर्न कर दिया। सपोज जयपुर ब्रांच ने कहा 10 बुक्स तो फटी हुई आई हैं, तो ये तो हम इशू नहीं कर सकते, हम रिटर्न कर रहे हैं, तो वो हमारी रिटर्न्स हो गई। यहाँ पे भी रिटर्न है, मतलब किसी भी एक जगह दिखा दो, चाहे जीएसटीबी, इसको मैं शॉर्ट में जीएसटीबी बोलूँगी, चाहे जीएसटीबी में से माइनस कर दो, चाहो तो क्रेडिट साइड पे दिखा दो। लिखा क्या हमने, रिटर्न टू हेड ऑफिस, सामान वापस। उसके बाद तीसरी चीज़ हम दिखा रहे हैं टू बैंक, ये वो सारे खर्चे हैं जो हेड ऑफिस ने किए हैं। तो अगर हेड ऑफिस ने कहा था तुम सिर्फ पेटी कैश का खर्चा करना, बाकी सारा खर्चा हेड ऑफिस ने किया है, ये वो वाला टू बैंक है। बस इतना ही चीज़ें इसके अंदर जा रही हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, जीएसटीबी और जो हमने खर्चा किया है हेड ऑफिस ने। अब मान लीजिए हेड ऑफिस कह रहा है पेटी कैश का खर्चा तो खुद कर लेना, लेकिन पेटी कैश के पैसे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो ट्रांसफ़र भी यहाँ पर आ जाएगा। कैश अगर हमने दिया, हम मतलब हेड ऑफिस, तो वो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा जिस केस में ब्रांच डायरेक्टली परचेज कर रहा है, वो परचेजेस भी यहाँ आएंगे। मतलब ये तो फिर पूरा ही आ गया ना हमारे परचेज, चाहे हमने डायरेक्ट किए चाहे हेड ऑफिस ने भेजे। क्रेडिट साइड पर ज़्यादा कुछ है ही नहीं, क्लोजिंग बैलेंस एंड बाय बैंक, ये वो सारा कैश है जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को भिजवाया है। ब्रांच हेड ऑफिस के पास कैश दो ही बातों का भिजवाती है, एक है कैश सेल्स, दूसरा है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। मतलब बात एक ही है, सेल का पैसा भिजवाएगी। और पैसा कहाँ से आया, ब्रांच के पास है ही नहीं ना। अगर हमारी जयपुर में ब्रांच है, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, बच्चों से फीस। हमें हमारे लिए बता दो हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, फीस। उसके अलावा तो और कोई सोर्स नहीं, तो पैसा आएगा कहाँ से, जस्ट सेल्स। तो रेमिटेंसेस क्या है, कैश सेल्स प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, क्रेडिट सेल नहीं है। पैसा जो कलेक्ट हुआ है वो यहाँ पर आएगा। तो हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस डाला, जीएसटीबी हमारा खर्चा, उनसे जो पैसा रिसीव किया, और क्लोजिंग बैलेंस। ना डिस्काउंट है, ना बैड डेट है, कुछ और नहीं है। तो क्या इससे भी प्रॉफिट आएगा, चलो बना के देखते हैं। पहले
पहले बना के देखते हैं क्या वाकई में प्रॉफिट आ रहा है इस मेथड से। फिर इस मेथड को थोड़ा और समझेंगे। पहले हम बना रहे हैं मुंबई ब्रांच अकाउंट। कौन बना रहा है? हेड ऑफिस। इन द बुक्स ऑफ शहनाज गिल। सिंपल अकाउंट, 4 कॉलम्स। स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस से। दो तरीके से लिख सकते हैं, सिंपली बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी लिख सकते हैं, या फिर ओपनिंग ब्रांच एसेट्स। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम बैलेंस बीडी लिखा करेंगे, वो सबसे सिंपल है। ठीक है, अब बैलेंसेस लिख देते हैं सारे। हमारे पास है स्टॉक, डेटर्स एंड पेटी कैश। तीन ही चीज़ें इसमें आ रही हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, उसके बाद जीएसटीबी या गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस या गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो 2 जीएसटीबी हमारा अमाउंट था 30,000। इसके बाद हमें देखना है टू बैंक। हेड ऑफिस ने कोई खर्चा किया है क्या? सन्ड्री एक्सपेंसेस, दो ही खर्चे हुए थे, पेटी एक्सपेंस और सन्ड्री। पेटी वाला उन्होंने खुद किया है, हमने सन्ड्री एक्सपेंस किया है। तो टू बैंक किस बात का? सन्ड्री एक्सपेंस 5,000। हाँ जी, ब्रांच डेबिट टू बैंक है, तो ब्रांच का ही खर्चा ना, पे हम कर रहे हैं, तो हमारे बैंक अकाउंट से जा रहा है। ब्रांच टू बैंक। हम लोग स्टॉक एंड डेटा सिस्टम सीखेंगे, उसमें वो तब बनता है अगर ब्रांच का कैश अलग किया हुआ है, वहाँ एंट्री बनेगी टू ब्रांच कैश। और यहाँ क्या बन रही है? टू बैंक, खर्चा हमने बियर किया है लेकिन हमारा नहीं है, ब्रांच का है। तो मुंबई ब्रांच डेबिट टू बैंक। ठीक है, डेबिट साइड कंप्लीट, क्रेडिट साइड बाय बैंक। इस क्वेश्चन में हमने ब्रांच को कहा था सारा कैश सेम डे भिजवा देना। कैश दो जगह से आ रहा है, कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, दोनों नोट डाउन करते हैं। तो ब्रांच ने एक तो भिजवाया 45,000,
जैसी सेल किया सेम डे भिजवाया, एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इक्कीस 300 जो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाली थी, वहाँ काम नहीं आई, यहाँ आ गई। मेहनत रंग तो लाएगी, उस समय नहीं तो थोड़ी देर बाद सही। तो ये हमारा टोटल कलेक्शन 66,300। रेमिटेंसेस के बाद क्लोजिंग बैलेंस, रिटर्न्स यहाँ कोई है नहीं, बाय बैलेंस सीडी या फिर क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स। उसके बाद चेक करते हैं बैलेंसिंग फिगर। आ गया प्रॉफिट। क्या नेट प्रॉफिट सेम आ रहा है, 18,450। आ गया नेट प्रॉफिट सेम 18,450। तो देखो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट सेम कैसे आ गया, हमने कुछ और ही डेबिट क्रेडिट कर डाला और नेट प्रॉफिट आ गया। चलो पहले ट्रेडिंग में बताओ, ट्रेडिंग में आप क्या क्या डालते हो टू कैलकुलेट जीपी। ओपनिंग स्टॉक वो यहाँ पे है, परचेजेस ये रही, सेल्स कैश सेल्स ये रही, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है, क्रेडिट सेल अभी पूरा नहीं आया हमारे पास, और डायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस सन्ड्री वाले तो ये रहे, अब यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है नहीं, सारा खर्चा इकट्ठे है। सन्ड्री वाला ये रहा, पेटी कैश वाला अभी नहीं आया, और रिटर्न्स है ही नहीं। रिटर्न्स तो हम माइनस करते हैं यहाँ से, लेस रिटर्न्स, रिटर्न्स आ जाती। और मैंने कहा कि कलेक्शन हमने डाल दिया, पूरा क्रेडिट सेल नहीं डाला है। हम कंपेयर कर रहे थे एक बार ट्रेडिंग के साथ, तो ट्रेडिंग में तो हम पूरा क्रेडिट सेल डालते हैं, यहाँ हमने सिर्फ कलेक्शन डाला है। ठीक है, तो ये डिफरेंस अभी है। और उसके बाद ट्रेडिंग में देखो, ओपनिंग, परचेजेस, एक्सपेंस में हमने देखा सन्ड्री और पेटी दो हुए थे, सन्ड्री आ रहा है, पेटी नहीं आ रहा। और क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये रहा। अब पी एंडल पर आओ, पी एंडल में क्या क्या था, सन्ड्री एक्सपेंस आ गए, और डिस्काउंट नहीं आया, बैड डेट नहीं आए, और बाकी सब आ गया यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल क्या क्या सामान आ रहा है, सामान मतलब अमाउंट। एडिशनल यहाँ पे डेटर्स का ओपनिंग, पेटी कैश का ओपनिंग, डेटर्स का क्लोजिंग, पेटी कैश का क्लोजिंग, बाकी सब तो सेम है। अब ये देखो, ये जो आपकी क्रेडिट सेल, डिस्काउंट और बैड डेट, ये जो है इसका नेट इफेक्ट यहाँ आ गया, डेटर्स का ओपनिंग, कलेक्शन और क्लोजिंग। एक मिनट ये देखना, ये टोटल अमाउंट कितना है, क्रेडिट सेल्स, डिस्काउंट और बैड डेट। क्रेडिट सेल्स हमारी थी 25, डिस्काउंट 1,000,
और बैड डेट 500, ठीक है। अब 26,500 नहीं करना, क्रेडिट सेल डेबिट साइड है और डिस्काउंट और बैड डेट क्रेडिट साइड पर है, ठीक है। अब देखो ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर्स आ गए 12,600, क्लोजिंग डेटर्स आपके 9,800 और कलेक्शन 21,300। इसका नेट इफेक्ट देखो और इसका देखो, ये अपने आप एडजस्ट हो। इसका नेट इफेक्ट देखो, ओपनिंग डेटर्स माइनस, ओपनिंग में से माइनस करो कलेक्शन और माइनस करो क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग डेबिट साइड पर है, कलेक्शन और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर है। तो देखना कितना आ रहा है, 18,500। अब ये देखो, ये पूरा डेटर अकाउंट हो गया कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें, ये पूरा डेटर अकाउंट हो गया, ये पूरा डेटर अकाउंट है हमारा, सारी आइटम्स आ गई। अब हमने जो ये डाला है ओपनिंग, कलेक्शन और क्लोजिंग, क्योंकि हमने ये क्लोजिंग डाल दिया, ओपनिंग डाल दिया, तो जो नेट इफेक्ट है ये सब चीज़ें अपने आप एडजस्ट हो गई। 25,000 में से हमने कलेक्शन डाल दिया 21,300, ये तो आ गया। तो सिर्फ कितने की सेल्स बच गई थी, अब 25 में से 21,300 की तो सेल आई गई यहाँ पर, बैलेंस प्लस आपका डिस्काउंट और बैड डेट, वो यहाँ पे सारा अमाउंट एडजस्ट होके आ गया। सेम चीज़ हमारे पेटी कैश के साथ है, आपने डाला पेटी कैश में 200 और 150, तो नेट आपका आ गया 50। ट्रेडिंग और P&L मेथड में हमने ये डाला था, ओपनिंग क्लोजिंग तो नहीं डाला था। इस मेथड में हमने ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया, तो जो डिफरेंस है वो क्या हो गया आपका पेटी कैश एक्सपेंस। सेम डेटर के साथ हुआ है, सेम किसी भी और अकाउंट के साथ होगा। इसलिए हमने कहा जब हम अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग डाल देते हैं तो बाकी चीज़ें नहीं डालते। डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग डाला, इसके अलावा कलेक्शन ज़रूर डलेगा क्योंकि वो बैंक से आ रहा है, बाकी हम कुछ नहीं डाल रहे, बाकी सब एडजस्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये कोई अलग अकाउंट नहीं है ये ट्रेडिंग P&L वाला सिस्टम ही, थोड़ी सी चीज़ों को हमने अलग तरीके से शो किया है, इसलिए नया मेथड बन गया डेटर्स मेथड। बताओ कुछ कुछ क्लियर कि सारा क्लियर? सारा क्लियर। चलो इसकी प्रैक्टिस करें, अब बुक में आते हैं, अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पेज नंबर 93 और क्वेश्चन के लिए पेज 101, पेज 101। First question, Buckingham Brothers have a branch at Nagpur. They send goods at cost. तो सबसे पहले तो हमें प्राइस चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ इनवॉइस प्राइस होगा तो लोडिंग आएगी। लोडिंग भी पढ़ा था फाउंडेशन में, जिसने फाउंडेशन अच्छे से पढ़ा वो सुखी है और जो भूल गया है वो दुखी है। सारे कॉन्सेप्ट एज इट इज़ इंटर में लग रहे हैं, बिल्कुल जो कंसाइनमेंट में लोडिंग किया था सेम यहाँ ब्रांच के अंदर आएगा। अगर इनवॉइस प्राइस होगा तो फिलहाल तो कॉस्ट पे जा रहा है सामान। However, direct purchases are also made by branch, for which payment is made at head office. All the daily collections are transferred from branch to head office. From the following, prepare Nagpur branch account by debtors method. तो हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं, पढ़ के देख लो, सारी सिंपल सिंपल डिटेल्स हैं। इम्प्रेस्ड कैश मतलब पेटी कैश,
बाकी सब रेगुलर हैं अमाउंट्स हमारे। यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ रहा है। रेमिटेंसेस टू हेड ऑफिस, कैश हेड ऑफिस को भेजा गया, रिसीव्ड 165, नॉट रिसीव्ड 5000। अब ये नॉट रिसीव्ड मतलब आज के टाइम की बात करें, हो सकता है चेक क्लियर नहीं हुआ अभी, तो नॉट रिसीव्ड है। पुराने टाइम की बात करें, फिज़िकली भिजवाया जा रहा है, तो जो बंदा ये 5,000 रुपये लेके चला है वो अभी पहुंचा नहीं, पता नहीं पहुंचेगा कि भाग जाएगा वो नहीं पता, लेकिन ये बंदा अभी नहीं पहुंचा है। तो अगर ये नहीं पहुंचा है, सो दिस इज इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट जो भी सामान है, कैश भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं। इन ट्रांजिट जब भी कोई सामान होता है, अकाउंट्स का एक ही रूल है, वो सारे चैप्टर्स में लगता है, जिसकी तरफ सामान जा रहा है अकाउंटिंग वो करेगा। सामान पहुंचा नहीं है, लेकिन जिसकी तरफ जा रहा है अकाउंटिंग वो करे। तो ये कैश किसकी तरफ जा रहा है? हेड ऑफिस की तरफ। तो हेड ऑफिस, देखो अगर ये कैश पहुंच गया होता तो हम सीधा दिखाते बाय बैंक 170। अब क्या करना है? बाय बैंक 165, बाय कैश इन ट्रांजिट 5,000। तो हालांकि ट्रांजिट में है, आया नहीं है, पर हमें रिकॉर्डिंग करनी है, यही अकाउंट्स का रूल है। ट्रांजिट की अकाउंटिंग सामान जिसकी तरफ जा रहा होता है उसको करनी होती है। बाकी सब कुछ तो सेम ही लग रहा है। चलो बना के देखते हैं डेटर्स मेथड में ब्रांच अकाउंट। क्लास में बीबी चलेगा, पेपर में, पेपर की तो बस क्या ही बात करें, पेपर की अलग शान है, पेपर में नहीं चलेगा। हम बना रहे हैं नागपुर ब्रांच अकाउंट। इस बार संडे को पेपर कौन मिस कर रहा है? कोई मिस नहीं करेगा, सब बच्चे पेपर देंगे संडे को। ये आखिरी टेस्ट है जिसमें कुछ चैप्टर्स कम हैं, अगले टेस्ट में तो फिर फुल सिलेबस है। तो ये टेस्ट दे दो, हिम्मत बनेगी तो फिर अगला भी दे पाओगे। इस अकाउंट में क्या आता है? सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस। करें स्टार्ट? ओके। तो जब सामान ब्रांच खुद भी खरीद रही है
तो स्टॉक को हम दो पार्ट में अलग अलग दिखाएंगे। उसके बाद हमारे पास है कैश सेल्स। तो कैश सेल्स बाय बैंक। क्योंकि यहाँ पे भी हमने ब्रांच को कहा है डेली कलेक्शन ट्रांसफ़र करनी है। डेली बेसिस पर पैसा ट्रांसफ़र करो। तो सारा कैश सेल ट्रांसफ़र हो चुका है। $45,000। और क्रेडिट सेल्स तो यहाँ नहीं आएंगी। यहाँ तो क्या आएगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। क्या हमें कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स गिवन है? नहीं गिवन। तो क्या करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं डेटर अकाउंट। और पेटी कैश भी बनाना होगा, वो भी बना लेते हैं। पेटी कैश एडजस्ट तो होगा, पर हम बना लें हम, ताकि कोई चीज़ मिसिंग हो तो हमें मिल जाए। हम हमेशा से अकाउंट्स इसलिए बना लेते हैं कि कोई मिसिंग इन्फॉर्मेशन, कहीं बैलेंसिंग फिगर तो नहीं आ रही, सिर्फ ये चेक करने के लिए। तो बनाना हमेशा बेटर है। फिर उसके बाद हमारे पास हैं डायरेक्ट परचेजेस। जो सामान ब्रांच ने खरीदा, तो इसकी पेमेंट हो गई कि नहीं हुई? जहाँ क्लैरिटी नहीं है वहाँ हम प्रेफर करेंगे क्रेडिटर्स, कि अभी पेमेंट होनी बाकी है। ब्रांच तो पेमेंट करेगा नहीं, पेमेंट तो हेड ऑफिस ही करेगा। तो डायरेक्ट परचेजेस के लिए हम लिख देंगे क्रेडिटर्स। तो नेक्स्ट टू क्रेडिटर्स डायरेक्ट परचेज के लिए। तो टू बैंक हम नहीं लिखेंगे, क्लैरिटी जब तक नहीं है। हम प्रेफर करेंगे टू क्रेडिटर्स, अमाउंट 45,000। फिर है सेल्स रिटर्न 3,000, डेटर्स अकाउंट।
sales return 3000, then goods sent to branch, debtors account, $60,000, उसके बाद ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, हमने ट्रांसफ़र किया है, कैश का आउटफ्लो है टू बैंक, ब्रैकेट में डिटेल फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पेटी फॉर छोटे छोटे एक्सपेंसेस 4000, अब इसका एक इफ़ेक्ट पेटी कैश अकाउंट में भी जाएगा। पेटी कैश अकाउंट पहले तो देखें किस साइड में जाएगा, देखो डेबिट, कैश जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं पेटी कैश के लिए, ये बढ़ रहा है। डेबिट साइड पे यहाँ पे हम लिखेंगे टू ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस, $4000, तो हमारा मॉड्यूल ये टर्म ले रहा है ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस। वैसे जो अकाउंट बनेगा वो एचओ अकाउंट होगा, एचओ अकाउंट में हम ये सब डाल रहे हैं कि हेड ऑफिस ने हमें इतने रुपए भिजवाए हैं, लेकिन मॉड्यूल लिख रहा है ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हम भी वही लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस। सिस्टम ये है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट बनता है, ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस अकाउंट बनता है। तो यहाँ आ गए हमारे 4000 रुपये, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? फिर आगे चलते हैं, बैड डेट्स, डेटर्स अकाउंट, देन डिस्काउंट टू कस्टमर, दिया है कि लिया है? दिया है, तो हम किसको देंगे? डेटर्स को, मतलब डिस्काउंट अलाउड है, तो बाय डिस्काउंट, $2000, फिर रेमिटेंसेस हैं, रेमिटेंसेस को अभी छोड़ते हैं, आगे आते हैं ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, तो टू बैंक, $30,000, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस पोस्ट कर देते हैं, 2 लाइन का गैप देके देन क्लोजिंग बैलेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंस पेटी कैश अकाउंट में,
सबसे पहले पेटी कैश क्लोज कर देते हैं तो आसान है। बैलेंस सीडी 2000 और ये बैलेंस सीडी डेटर्स अकाउंट, डेटर्स मेथड के ब्रांच अकाउंट में। उसके बाद डेटर्स। अब डेटर्स में दो अमाउंट्स मिसिंग हैं, कलेक्शन और सीडी। तो हम रेमिटेंसेस की मदद से कलेक्शन निकाल सकते हैं। हेड ऑफिस को टोटल ब्रांच दे रही है 170, टोटल भिजवाया जा रहा है 170। 170 में से 45 तो कैश सेल है, तो मैं एक सेकेंड इसको इनर कॉलम में ले जाऊं। कैश सेल 45,000, उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इसको दो पार्ट में, रिसीव्ड एंड इन ट्रांजिट। हम ये मानते हैं कैश सेल तो उसी समय आई गई होंगी। अब ट्रांजिट में कौन से वाला है, डेटर्स वाला मान लेते हैं। इन ट्रांजिट नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस 5,000, टोटल अमाउंट 165 और 5 170, तो ये आपका 120। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले तो टोटल जो हेड ऑफिस के पास आ रहा है वो है 170, 165 और 5, 165 पहुँच गया, 5 रास्ते में है, टोटल गया है 170। 170 में इन ट्रांजिट 5 है, कैश 45 है, बैलेंस आया 120। अब इन ट्रांजिट को किसका हिस्सा माने, किसी का भी मान सकते हैं। हम यहाँ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वाले का हिस्सा मान रहे हैं, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितनी हो गई, 125। कलेक्शन 125 की हुई है, 120 आ गया है, 5,000 अभी रास्ते में है। बाकी क्वेश्चन में क्लैरिटी कुछ नहीं है। हम कैश सेल का भी हिस्सा मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लॉजिकल है डेटर्स का मानना। वो ही लेट पेमेंट करते हैं, तो जो रास्ते में कैश है उन्हीं की साइड्स वाला होगा। कैश सेल हम मानेंगे वो पहुंच चुका है पैसा। तो अब कलेक्शन डाल देते हैं 125, तो डेटर्स का सीडी आ जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, 24,000 सारे अमाउंट्स आ गए। अब देखते हैं प्रॉफिट। देखिए कितना आ रहा है, 60,000, 15,000। 16 बोला कि 60 बोला, देखो 15,000।
जिसका आ गया वो थोड़ा आगे बढ़े। सेम क्वेश्चन को फाइनल अकाउंट्स मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही है, क्वेश्चन 1 को फाइनल अकाउंट्स मेथड से सॉल्व करना है। पेपर में ब्रांच में से कुछ भी आ सकता है, वैरायटी बहुत है। अगर फॉरेन ब्रांच पूछा है तो फिर वो आपसे इनलैंड ब्रांच नहीं पूछेंगे। इनलैंड पूछा है तो डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स, कोई भी, ज़्यादातर स्टॉक एंड डेटर्स। वो इसलिए नहीं कि वो मुश्किल है, उसमें काम थोड़ा ज़्यादा है। अभी करेंगे स्टॉक एंड डेटर्स, आप देखना आसान है लेकिन काम थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन इनलैंड और फॉरेन में ज़्यादातर फॉरेन ब्रांचेस, वो बहुत आसान है। फॉरेन ब्रांचेस तो बहुत आसान है अकाउंटिंग। फॉरेन ब्रांच को हम क्लब करेंगे AS11 के साथ, क्योंकि फॉरेन ब्रांच के केस में फॉरेन करेंसी आएगी, वो AS11 बताएगा, तो वो दोनों क्लब करके पढ़ेंगे। उम्मीद है कॉन्फिडेंस होगा, अपने आप बना सकते हो।
कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो यहाँ यूज़ नहीं होगी, जैसे रेमिटेंसेस, तो वो हम ट्रेडिंग P&L में नहीं डालेंगे। देखिए GP कितना आ रहा है, 52,000। P&L में और कोई आइटम, ब्रांच एक्सपेंस, और कोई चीज़, और कुछ जाना है? तो देखिए नेट प्रॉफिट सेम आ रहा है, 15,000। फाइनल अकाउंट्स मेथड समझ आ गया, डेटर्स आ गया। अब देखना स्टॉक एंड डेटर्स फटाफट आ जाएगा समझ। अगर इसी को हम रिवर्स समझते ना, पहले स्टॉक एंड डेटर्स, फिर डेटर्स, फिर फाइनल अकाउंट्स, तो बहुत मुश्किल लगता, और इस सीक्वेंस से बहुत इजी लगता है। डेटर्स मेथड बिल्कुल क्लियर हो गया ना, तो फिर स्टॉक एंड डेटर्स में अब कुछ नहीं है। ये सब ने कंप्लीट कर लिया, कोई डाउट किसी को? थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।